हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है जो कि आपका एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि 3/8 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती बताइए। ठीक है, तो इसने क्या दिया है, अनुक्रमानुपाती दिया है, लेकिन यहाँ पर आप सही कर लीजिए, इसको व्युत्क्रमानुपाती कर लीजिए। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िए इसको 3/10 प्लस के 8/15 जो किसके बराबर होगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 10 तिया 30, 30 तिया 9, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, लेकिन 9 और 16 कितना होता है 25, 25/30। इसका काटिए 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, यानी कि 5/6, यानी इनका जोड़ आ गया 5/6। पूछा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसका उल्टा कर दें, कितना जाएगा 6/5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपका इसका सॉल्यूशन चेक किया था तो उसमें उल्टा ही दिया हुआ था 6/5, जबकि अनुपानुपाती का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा। तो 5/6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल आप चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि मोड के अंदर दे रखा है -4x + 4 -6 बराबर -6 है, तो x का मान बताइए। आपको पता है माइनस मोड के अंदर की जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो आपकी पॉजिटिव चेंज हो जाती है, लेकिन यदि आपकी पूरी वैल्यू होती है ना तब चेंज होती है। ये नहीं है कि आप -4 है तो उसका +4 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आपका रहेगा -4x +4 ही रहेगा, और ये -4 है, -6 इधर, और ये आपका -6 इधर भी है, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, इधर तो आपका 0 बचेगा। अभी -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो +4 बराबर हो जाएगा 4x, क्योंकि ये वाला माइनस वाला इधर ले गया हूँ मैं, फिर प्लस का 4x हो जाएगा, और इधर 4 तो था ही पहले से, यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 4/4, यानी कि 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/3 और 6/7 का लासा याद कीजिए। किसका, 2/3 और 6/7। देखिए, भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं। ये लासा वाला क्वेश्चन ना आपका इंपॉर्टेंट रहता है, भिन्नों का लासा या फिर मासा निकालने वाला। तो भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं, तो अंश का लासा, यानी जो आपसे पूछा जाए वो ऊपर वाले का निकालना है, और जो ना पूछा जाए वो आपका नीचे वाले का, यानी कि नीचे वाले क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मासा। तो लासा निकालना है तो पहले वाले का लासा निकालिए ऊपर वाले का, तो 2 और 6 का लासा कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, और 3 और 7 का मासा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे मासा पूछता है तो ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा, लासा पूछा है तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा, जो आपसे पूछा जाए वो ऊपर वाले का निकालना है, जो ना पूछा जाए वो नीचे वाले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई है और फिर इसे 10% कम कर दिया गया है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि है कमी बताइए। देखिए, जब सेम परसेंट की वृद्धि की जाए और सेम परसेंट की कमी की जाए तो ओवरऑल क्या होती है, हमेशा कमी होती है। कितने परसेंट की कमी होती है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, जितना दे रखा है उसका वर्ग कर दीजिए बटे में 100। 10 का वर्ग कितना था, 100 ही होता है, तो 100 से 100 खत्म, कितना आएगा 1। तो जो 1% निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा आपका, कमी निकल के आएगा। हमेशा क्या होगी आपकी, कमी होगी, तो 1% क्या होगी आपकी, कमी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसको, जैसे आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। पहली बार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 10 से कितना हो रहा है, वो 1 की वृद्धि यानी कि 11 हो रहा है। दूसरी बार में क्या हो रही है, कमी, यानी 10 से कितना हो रहा है, तो 9 हो रहा है। कुल मिला के 10 × 10 यानी कि 100 पे कितना हो रहा है, तो 11 × 9 यानी कि 99, यानी 100 वाली चीज़ कितने में हो रही है, तो कितनी हो रही है, तो 99 हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 1 की, कितने पे, 100 पे, कितना परसेंट हो जाएगा, 1% ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि मान लीजिए वैल्यू चेंज कर देता है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तब भी आपको इस तरीके से निकालना था। ये आपका बेसिक, ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि मान लीजिए हम वैल्यू चेंज कर देता तब आप ऐसे निकाल लेते हैं, आराम से आपका निकल के आ जाता। यदि यहाँ पे 20% कर देता, 10% कर देता, तो आपको इस तरह से फ्रैक्शन बना के आप आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये सेम दे रखा है तब तो आप बेटर रहेगा, आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ये डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो आप इस तरह से सॉल्व करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात जो है वो 5:7 है। लवण एवं अम्ल का जो अनुपात है वो 5:7 है। मिश्रण का भार कितना है? 360 ग्राम है। तो इसमें मौजूद अम्ल अम्ल का भार कितना होगा? अम्ल कितना है? तो अम्ल आपका 7 है। तो 7 से कटने वाला ऑप्शन देखिए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा जो 7 से कट रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा। तो यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। यदि मान लीजिए दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 7 से कट रहे होते हैं, तब कैसे करते? तो आप इसको देखिए, कुल मिश्रण का भार कितना है? 360 ग्राम, जबकि भार है कितना? 5 और 7 12 है। तो 12 यूनिट की वैल्यू 360 दे रखी है। तो 7 की वैल्यू पूछिए, लवण की वैल्यू, सॉरी अम्ल की वैल्यू पूछिए, तो अम्ल कितना है? 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 360 बटे में कुल 12 गुणा 7, ठीक है। 12 3 36 यानी 30 बार, 30 सत्ते 21 यानी कि 210 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 पैसे के 10 रुपये के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के जो सिक्के हैं वो बराबर संख्या में हैं, तो यदि बैग में कुल धन कितना है? 368 रुपये है, तो बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखिए कितने कितने के सिक्के हैं? तो 1 रुपये का है और 5 रुपये का है और आपका 10 रुपये का है। सिक्कों की संख्या क्या है? बराबर, यानी इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। क्लियर? अब यदि 1 रुपये का एक सिक्का है तो मूल्य भी आपका 1 ही बनेगा। 5 रुपये एक सिक्का है तो मूल्य भी आपका 5 बनेगा, और 10 रुपये का एक सिक्का है तो मूल्य भी आपका 10 बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के मूल्य कितना हो गया? तो 10 और 5 15, 15 और 1 16, कुल मूल्य कितना हो गया? 16, जो किसके बराबर दे रखा है आपको? 368 रुपये के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 368 बटे में 16, 16 से काटिए, 16 दूनी 32, 4 बचेंगे, 16 3 48, यानी आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई यहाँ से 48, सॉरी 23। कितनी मिल गई? 23। पूछा क्या? सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की कुल संख्या है कितनी? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कुल मिलाकर संख्या कितनी है? 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 23 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 गुणा 3 यानी कि 69। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर से दो वाहन 20 मिनट के अंतराल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला की ओर कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा? यानी घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिले? पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या काम करता है इसमें। देखिए ये सॉल्यूशन है आपका, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है आपका? ख़त्म हो रहा है आपका यहाँ तक, ठीक है। इतना लंबा सॉल्यूशन जब आप देखते हैं बुक में तो आपका हिम्मत क्या होती है? टूट जाती है। आप सोचते हैं सवाल कैसे होगा। इसका दूसरा तरीका देखिए आप। देखिए अब आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि जो समय का रेशियो होता है और जो स्पीड का रेशियो होता है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो पहले जो टाइम लग रहा था, पहले 20 मिनट लग रही थी, आप कितनी लग रही हैं? अब लग रही है 18 मिनट। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 10 और 9, यानी कि टाइम का जो रेशियो है वो 10:9 है। तो स्पीड का रेशियो क्या होता है? इसका उल्टा होता है, 9:10 हो जाएगा। यानी पहले स्पीड कितनी थी? 9 थी, अब कितनी हो गई? 10। ये 10 क्यों हो गई? 10 इसलिए हो गई कि पहले तो ये 25 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से जो महिला आ रही है तो उसकी स्पीड तो जुड़ गई है कुछ, क्योंकि वो सामने से आ रही है तो स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। तो सामने से आने की वजह से महिला की स्पीड जुड़ने की वजह से अब वैल्यू कितनी हो गई है? 9 से 10 हो गया है। यानी कितने की वृद्धि हुई है? तो कितनी की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है, यानी 1 मिनट की वृद्धि हुई है। लेकिन पहले स्पीड थी कितनी? तो पहले स्पीड थी आपकी 25, तो 9 की वैल्यू कितनी है? 25। 9 की वैल्यू कितनी है? 25। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 25/9, और 1 की तो वृद्धि हुई है तो 1 की वैल्यू ही पूछी थी आपसे, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 25/9। ऑप्शन नंबर सी, 9 दूनी 18 7 25, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह से सवाल को करना था, लेकिन जब सॉल्यूशन लंबे लंबे देखे जाते हैं तो आदमी की हिम्मत टूट जाती है। वो कहता है इतना लंबा सॉल्यूशन करेंगे तो फिर इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है, इस आपका यूपीपी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है आपका, जो आपका 30 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपका सेम क्वेश्चन है, तो आपको जब भी तैयारी करो तो आप
अपने लेवल की जो तैयारी यानी सेम गेट पे की जो नौकरी होती है उनके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करो, क्योंकि एक दूसरे से उठा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जैसे यूपीपी का एग्जाम और आपका एग्जाम सेम ही गेट का है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके मिलते हैं। तो मैंने आपको कई बार इसमें बताया है कि जो एग्जाम है आपके सेम गेट पे के हैं तो उस पर प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करो, तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है इसकी कि कितने रुपए में बेची जा रही है, 720 रुपये में बेची जा रही है। कितनी, 17 गेंदों को बेचने पर 5 की हानि हो रही है, तो 17 माइनस के 5 यानी कि 12। तो एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 60। ठीक है, ये तो आपका डायरेक्ट ट्रिक हो गई। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या काम करता है वो देखिए। पूछा क्या है, एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपए। ठीक है, तो 17 गेंदों की बात चल रही है, तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्रय मूल्य में एक फॉर्मूला नोट करिए पहले, तो क्रय मूल्य में यानी सीपी में जब हम हानि जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सीपी में जब हम हानि जोड़ देते हैं, सॉरी सीपी में से हम हानि जब घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य यानी एसपी मिल जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको लगाना है यहाँ पे। तो 17 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था और हानि कितनी की हो रही है, तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर यानी 5x की हानि हो रही है। तो ये चीज़ें कितने में बेची जा रही हैं, एसपी कितना है इनका सबका, तो 720 है। 17x माइनस के 5x यानी कि 12x की वैल्यू आपकी 720 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720/12 यानी कि 60। एक्स हमने क्या माना था, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 60। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको ये वाला तरीका भी पता होना चाहिए और आपका डायरेक्ट वाला तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत 41 है। 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 की जगह पे 34 किलो गिना गया था, तो नया औसत क्या होगा। देखिए इसको अभी लाइन को भूल जाइए, पहले क्या हुआ था, पहले के एक लड़का 43 किलो का था लेकिन 34 किलो का उसे गिना गया, तो इसका मतलब कितना कम गिना गया, तो 9 किलोग्राम कम गिना गया, है ना, 9 किलोग्राम कम गिना गया। तो जब हमें सही औसत निकालना होगा, नया औसत निकालना होगा, तो 9 किलोग्राम जोड़ेंगे टोटल वजन में। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि 39 किलो का लड़का क्या है, एक नया शामिल हुआ है, यानी यदि लड़का का वजन 41 किलो ही होता जितना कि औसत है, तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि हम इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। लेकिन वजन क्या है, 2 किलोग्राम कम आया है। कितना कम आया है, तो 2 किलोग्राम कम आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 किलोग्राम कम था, तो 9 किलोग्राम हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ 2 किलोग्राम पहले से कम है, तो कुल मिला के हमारा जो डिफरेंस पड़ा वो कितना पड़ा, 7 किलोग्राम हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, 7 किलोग्राम को इसमें अभी जोड़ेंगे, इसमें औसत में। जब हम 7 किलोग्राम औसत में जोड़ेंगे तो व्यक्ति कितने हो गए, 42 पहले से थे और एक व्यक्ति और आ गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 43। तो हर एक के हिस्से में कितना पड़ेगा 7 किलोग्राम में से, तो 7/43 इतना हिस्सा पड़ेगा हर एक के हिस्से में एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि पहले जो 41 औसत था उससे इतना एक्स्ट्रा और पड़ेगा, तो 7/43 का मतलब होता है यानी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा। यानी जो भी आपका आंसर आएगा वो 41 से तो अधिक ही आएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो आपका राइट आंसर कितना बनेगा, 41 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन चेक करिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 41 से ज़्यादा है, बाकी ऑप्शन सारे 41 से कम है। तो ये आपको समझ में आया नहीं आया, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 43 की जगह 34 पढ़ लिया गया, यानी कि 9 किलोग्राम कम पड़ा गया था, तो हमें सही निकालने के लिए 9 किलोग्राम ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो ज़्यादा ले लिया। लेकिन जो नया लड़का है वो 39 किलो का आया है, 41 से 2 किलोग्राम कम आया है, तो जो 2 किलोग्राम कम आया वो घटा दिया मैंने, 9 में से कितना बचा, 7। अभी 7 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा बचा हमारे पास वो अब कितने लोगों में बटेगा, तो 42 पहले से थे, एक नया लड़का आ गया, इन 43 लोगों में बटेगा, तो कितना कितना हिस्सा पड़ेगा, तो 0 पॉइंट समथिंग हिस्सा पड़ेगा। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग हिस्सा पड़ेगा, यानी कुल मिला के जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, 41 के बाद में पॉजिटिव आंसर आएगा, तो 41 से ज़्यादा ही आंसर आएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं आप, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इससे बेटर तरीका नहीं होगा इसका एवरेज का निकालने का। ठीक है, वरना आप क्या करोगे, फिर आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, 42 गुणा 41 करोगे, फिर आप 39 जोड़ोगे, फिर ये जो वजन है उसको जोड़ोगे, फिर आप 43 से भाग करोगे, तब आपका आंसर निकल के आएगा, और 43 से भाग देने का इतना आसान तो है नहीं, तो कैलकुलेशन आपकी लंबी पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन है, 12 सदस्यों के एक समूह का औसत 8 है, जबकि n सदस्यों के समूह का औसत कितना है, 10 है। तो संयुक्त औसत कितना है, 9.2 है, तो n का मान बताइए। देखिए इसमें एलिगेशन वाला मेथड लगा देंगे, वो इजी पड़ेगा।
देखिए 12 सदस्य हैं, उनका औसत कितना है 8 है, कितने का 12 का, ठीक है। और n सदस्य हैं, उनका औसत कितना है, तो उनका औसत है आपका 10, जबकि ओवरऑल इन दोनों का औसत कितना है, तो 9.2 है। एलिगेशन वाला मेथड लगाइए, 10 में से 9.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.8 बचेगा, और 9.2 में से 8 घटाएंगे तो आपका 1.2 बचेगा। तो औसत इनका रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा, 4 से काटेंगे 2 बार और 4 से काटेगा आपका 3 बार। इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। ये 2 किसका आया था, 12 वाले का ही तो आया। 2 की वैल्यू कितनी है, 12, यानी कि 6 गुना है। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 गुना, यानी कि 18 है। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई, n की वैल्यू मिल गई आपको 18। n का मान तो पूछा था, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, Q और R मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। P और R इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि Q अकेले इस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आपसे पूछा किसका है, Q का। देखिए देखिए P कितने दिन में कर रहा है, सॉरी P कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में। Q और R कितने घंटे में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं आपके 3 घंटे में। और P और R कितने घंटे में कर रहे हैं, तो P और R घंटे कर रहे हैं 2 घंटे में। तो जो समय होता है उसका एलसीएम लिया जाता है। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 12। कुल मिलाकर जो हमारा काम है वो हमारा 12 यूनिट काम है, जिसको P 4 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। और Q और R 3 घंटे में काम कर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहे होंगे। और P और R 2 घंटे में पूरा काम कर रहा है तो 1 घंटे में 6 यूनिट काम कर रहे होंगे। क्लियर। क्योंकि 12/2 6 आता है, 12/3 4 आता है, और 12/4 यानी कि 3 आता है। क्लियर। पूछा क्या है, Q का पूछा है, तो Q की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए P अकेला कितना काम कर रहा है, 3 काम, और P और R मिले कितना काम कर रहे हैं, तो 6 काम। इसका मतलब R अकेले कितना काम कर रहा होगा, तो 6 माइनस के 3 यानी कि 3 काम कर रहा होगा। यानी R का एक दिन का काम मिल गया आपको 3 यूनिट। क्लियर। R का एक दिन का काम मिल गया 3 यूनिट, और P का एक दिन का काम मिल गया 3 यूनिट। क्लियर। अब Q और R मिलके दोनों मिलके एक दिन में काम कर रहे हैं, सॉरी 1 घंटे में काम कर रहे हैं 4 यूनिट। इसमें से R कितना कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, तो Q कितना कर रहा होगा, तो 4 माइनस के 3 यानी कि 1 यूनिट काम कर रहा होगा 1 घंटे में। क्लियर। पूछा क्या, Q पूरा काम कितने घंटे में कर देगा, पूरा काम है कितना, 12 यूनिट, और Q 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, तो 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 12 काम को करने में 1 यूनिट के हिसाब से कितना समय लगेगा, 12 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, 12 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझ में आना चाहिए आपको, बाकी के इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो यदि आपको पता है तो। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर कितना आएगा, 12 घंटे। नेक्स्ट है, यदि P और Q मिलकर किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, P और R मिलकर इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब यही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है। देखिए P और Q कितने दिन में कर रहे हैं, तो 15 दिन में, और आपका Q और R कितने दिन में कर रहे हैं, तो आपका 12 दिन में, और P और R कितने दिन में कर रहे हैं, तो आपका 20 दिन में। मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका समय दे रखा होता है उसका एलसीएम लिया जाता है। 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना जाएगा, 60। 15 दिन में 60 काम करें तो एक दिन में 4 काम करेंगे, 12 दिन में 60 काम करें तो एक दिन में 5 काम करेंगे, 20 दिन में 60 काम करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे। यानी सब लोग मिलके, यानी P प्लस P, Q प्लस Q, R प्लस R, यानी 2 P हैं, 2 Q हैं और 2 R है। ये कुल मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 4 और 5 9 और 3 12 काम करेंगे। कब ये डबल डबल होंगे तब, 2 से काटेंगे 6 बार, यानी P प्लस Q प्लस R का एक दिन का काम मिल गया 6 यूनिट। तीनों का एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट। पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, कुल काम कितना है 60, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये 6, तो समय कितना लगेगा 60/6 यानी कि 10 दिन। ठीक है, इन तीनों लोग मिलकर इस काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। स्वयं की दोगुनी मतलब 1 से 2 हो जाएगी। 1 से 2 हो रही, इसका मतलब ब्याज कितनी मिल रही होगी, 2 माइनस के 1 यानी कि 1 रुपये ब्याज मिल रही होगी। तो यदि 1 रुपये ब्याज मिल रही है, कितने रुपये पे, 1 रुपये पे, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणांतर गुणा समय कितना है आपका 12 वर्ष, बटे में आ जाएगा 100।
4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 25 से कम 25/3, और बराबर कितना जाएगा 25/3। इसका मतलब 8 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 2 वर्षों के अंत में धनराशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा, यानी 2 वर्ष के बाद में धनराशि कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 रुपये प्रति वर्ष जमा करता है। देखिए, पहली साल और दूसरी साल, जब पहली साल 500 रुपये जमा करेगा तो उस पर 10% की तरफ से कितना रुपये ब्याज मिल जाएगा, तो ब्याज मिल जाएगा उसके 50 रुपये। ठीक है, यानी पहली साल जो ब्याज मिल रहा है वो 50 रुपये मिल रहा है। दूसरी साल क्या हुआ, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दूसरी साल क्या हुआ, 50 रुपये ब्याज मिला था पहली साल, तो पहली साल 50 रुपये और पहली साल के 500 रुपये, यानी दूसरी साल आपके 550 रुपये हो जाएंगे, और वो 500 रुपये फिर लगाएगा क्योंकि प्रतिवर्ष लगा रहा है, तो कुल मिला के कितने रुपये लगा देगा वो, तो 1050 रुपये लगाएगा। तो अगली साल यानी कि दूसरी साल जो ब्याज मिलेगा वो आपका 1050 रुपये मिलेगा, तो 1050 रुपये पर 10% की दर से ब्याज कितना मिल जाएगा, तो वो ब्याज मिल जाएगा आपका 105 रुपये ब्याज मिल जाएगा। क्लियर, यानी पहली साल आपको 50 रुपये ब्याज मिल जाएगा, दूसरी साल आपको 105 रुपये ब्याज मिल जाएगा, कुल मिला के दोनों साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 105 + 50 यानी 155 रुपये उसे ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, और उसने पैसे लगाए कितने, तो 500 रुपये इसने यहाँ लगाए थे, 500 रुपये इसने यहाँ लगाए थे, कुल मिला के उसने 1000 रुपये तो लगा दिए और 155 रुपये उसे ब्याज मिल गया, तो उसका मिश्रण कितना हो गया 1155 रुपये, यानी कि उसके 1000 रुपये कितने बन जाएंगे 2 साल के बाद में, तो 1155 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक वृत्त की त्रिज्या r में x की इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितनी इकाई की वृद्धि होगी। देखिए, वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है, और कितनी वृद्धि की जाती है x इकाई की, परिधि में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, तो ये बताइए वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। ठीक है, 2πr यही होती है वृत्त की परिधि। ठीक है, 2π क्या है, ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो आपकी फिक्स है, डिपेंड किस पे हो रही है, परिधि त्रिज्या पे। ये त्रिज्या में x की वृद्धि हो रही है तो परिधि में भी तो x की वृद्धि होगी। ठीक है, ये त्रिज्या में x की वृद्धि हो रही है तो परिधि में भी तो x की वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पे भी r एक बार आया है और ये भी आपका r एक ही है, तो जब त्रिज्या में x की वृद्धि हो रही है और ये 2π तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो आपकी फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो डिपेंड किस पे करेगी परिधि, इस त्रिज्या पर। जब त्रिज्या में x की वृद्धि हो रही है तो आपकी परिधि में भी तो x की वृद्धि होगी, तो परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि हो जाएगी आपकी 2πx, यही तो हो जाएगी क्योंकि x की वृद्धि हो रही है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2πx। ठीक है, दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 2:5 है, तो उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है आपको। देखिए पहला जो शंकु है उसको हम b1 मान लेते हैं और दूसरे को हम b2 मान लेते हैं। पहले शंकु का आयतन कितना है 1 है और दूसरे वाले शंकु का आयतन कितना है 10 है। आपको पता है शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h, तो 1/3 पाई, पहले वाले की r आपको निकालनी है तो इसको r1 मान लेते हैं, h कितनी दे रखी है इसकी 2 दे रखी है। ठीक है, दूसरे वाले का देखिए 1/3 पाई r, इसको मान लेते हैं r2। ठीक है, और h कितनी इसकी 5 है। क्लियर, अब देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई खत्म, 5 से कटेगा आपका 2 बार, r2 इधर जाएगा, r1 आपका इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए r1/r2, r1/r2 बराबर हो जाएगा, ये 2 क्या जाएगा बटे में 1/4। ठीक है, चूंकि स्क्वायर में था ना 1/3 पाई r², यहाँ स्क्वायर हो आएगा यार, 1/3 पाई r²h था, तो ये कितना है r1/r2² बराबर कितना है 1/4। तो यहाँ से r1/r2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम पूरे का, जो किसके बराबर है 1/4 के। अब इसको आगे देखिए तो r1/r2 बराबर कितना मिल जाएगा अंडर में 1/4। 1/4 का वर्गमूल कितना होता है 1/2 होता है, तो r1/r2 कितना मिल जाएगा 1:2, यानी कि दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1:2। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये आपका फिर आ गया बहुलक वाला सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने आपको कई बार बता चुके हैं बहुलक क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन है, एक षटभुज के प्रत्येक 5 कोणों का जो माप है वो कितना है, 116 डिग्री है। तो शेष कोण का माप बताइए। देखिए कोई षटभुज रहा होगा इस तरह से, ठीक है, इसके 5 कोणों का माप दे रखा है 116, 116, 116, 116 और 116, ठीक है। 116 मान लेते हैं, 116 मान लेते हैं, 116 मान लेते हैं। ये भी 116 का है और ये आपका 116 का। ये एंगल आपको पता नहीं, इसको x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ये डिग्री, ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि n भुजाओं वाले, इसमें भुजाएं कितनी, 6 भुजाएं हैं, तो n भुजाओं वाले किसी भी आकृति का के आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है आंतरिक कोणों का योग निकालने का, आंतरिक कोणों का योग बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n क्या है, भुजाएं, तो इसमें भुजाएं कितनी है, 6 है। तो 6-2 गुणा 180 यानी 4 गुणा 180 कितना हो जाएगा आपका, ये 720, ठीक है। यानी इस षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 720, क्लियर। और जिसमें से 5 का योग दे रखा है 116, 116, तो 5 का योग कितना हो जाएगा, 5 का योग हो जाएगा 5 गुणा 116 यानी कि 580। 5 का योग हो गया 580, तो छठे का योग कितना बचेगा, 720 में से घटा देंगे, तो 720 माइनस के 580 कितना बचेगा, 140, ठीक है। यानी छठा कोण है वो कितने अंश का है, तो वो आपका 140 अंश का है। कितने अंश का, 140 अंश का है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों में सब्जियों के प्रति तिमाही औसत मूल्य दिए गए हैं। इस तिमाही में कीमत में अंतर अधिकतम है, अंतर अधिकतम पूछा है। तो देखिए तिमाही दे रखी है इस तरफ, ये पहली साल का है, दूसरे साल का। तो देखिए डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है, 36 और 40 डिफरेंस यहाँ पर 4 का है। यहाँ पे तो आपका 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे 65 माइनस के 40 यानी कि 25 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आपका 3 का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपका तिमाही 3 में है। इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, देखिए ग्राफ का क्वेश्चन फिर आ गया। निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ष 2006 में XYZ ने कितने पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री की थी। इसमें पूछा है 2006 में पूछा है। 2006 का देखिए, 2006 में कहाँ तक जा रहा है आपका, 20 तक जा रहा है। 2006 में कितने कंप्यूटर बेचे थे इसने, तो 20 कंप्यूटर बेचे थे, ऑप्शन नंबर सी। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपके किसी काम आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।